आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाती है। दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, उसी तरह फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट का जन्मदाता भारत है और इसकी खोज ललित मोदी ने की थी। साल 2007 में जब आईपीएल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ तो दुनिया के कई क्रिकेट देशों ने इसे जोकर क्रिकेट का दर्जा दिया था। पाकिस्तान उन देशों में सबसे ऊपर है। लेकिन आईपीएल को सफल बनाने में जितना योगदान खिलाड़ियों और दर्शकों का रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अहम योगदान टीम मालिकों का रहा है। यह सच है कि फ्रेंचाइजी ने आईपीएल को एक बिजनेस के रूप में देखा, लेकिन शुरू में एक स्ट्रक्चर को देखकर करोड़ों रुपए दांव पर लगा देना बड़ी बात थी। लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है कि दर्जनों खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खरीदकर आखिर ये टीम मालिक आईपीएल से पैसा कैसे कमाते हैं? यह जानते हुए कि आईपीएल की प्राइज मनी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, आज हम अपनी इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाते हैं और प्राइज मनी के अलावा ऐसे कौन से साधन हैं जिससे फ्रेंचाइजी पैसा कमाते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आईपीएल को कंट्रोल करने वाला बीसीसीआई आईपीएल से पैसा कैसे कमाता है और आईपीएल का बिजनेस मॉडल किस तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल पर पूरा कंट्रोल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का है और बिना बीसीसीआई के अनुमति के आईपीएल मुमकिन भी नहीं है। करीब 2 महीने तक चलने वाले इस लीग से जितना पैसा टीम मालिक कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बीसीसीआई कमाता है। बीसीसीआई को एक आईपीएल सीजन से लगभग 4,000 करोड़ का मुनाफा होता है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के बिजनेस की, जिसमें बिडिंग प्रोसेस, प्लेयर सैलरी, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, गेम फॉर्मेट और टीम स्पॉन्सरशिप और ब्रांड वैल्यू जैसी कई तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसे हम एक एक करके बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आईपीएल का बिजनेस मॉडल ऑक्शन और बिडिंग प्रोसेस के साथ शुरू होता है। यहाँ पर बीसीसीआई आईपीएल फ्रेंचाइजी को एक टाइम पीरियड के लिए ऑक्शन पर डालता है। जो भी भाव फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें बीसीसीआई इनवाइट करता है और बिडिंग प्रोसेस में शामिल कर लेता है, जिसमें फ्रेंचाइजी का बेस प्राइस होता है। यानी कि बीसीसीआई सभी टीमों का एक बेस प्राइस तय करता है। दोस्तों, बेस प्राइस का मतलब यह है कि अगर बीसीसीआई ने किसी टीम का बेस प्राइस 1,000 से 1,500 करोड़ रखा है, तो ये टीम इससे कम में बिकने वाली नहीं है। जैसा पिछले साल यानी साल 2022 में 2 नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को आईपीएल की नीलामी में रखा गया था और इसमें फ्रेंचाइजी का बेस प्राइस 2,000 करोड़ रखा गया था, जिसमें आरपीएस ग्रुप के मालिक संजीव गोयनका ने 7,090 करोड़ की बोली लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी को अपने नाम कर लिया था और इसी वजह से लखनऊ की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। दोस्तों, जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था तो यह इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन जब से इसके मीडिया राइट्स बिकने लगे, यह प्रॉफिटेबल होता गया और इसमें प्रत्येक फ्रेंचाइजी को 10 साल तक या एक सीमित समय के लिए ही नीलाम किया जाता है और फ्रेंचाइजी खरीदने के बाद हर फ्रेंचाइजी फीस बीसीसीआई को चुकाने पड़ती है। इसके अलावा ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कास्ट, मार्केटिंग कास्ट और प्लेयर कास्ट जैसी समस्या भी झेलनी पड़ती है। जैसे कि लखनऊ की 10 साल की फ्रेंचाइजी के लिए संजीव गोयनका को हर साल बीसीसीआई को 709 करोड़ रुपए फीस चुकानी पड़ती है। यानी बीसीसीआई एक फ्रेंचाइजी देकर एक मोटी रकम वसूलती है और उसके मालिक से। हालांकि बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट और मीडिया राइट्स से जो पैसा कमाती है, उसका 40 से 50% हिस्सा फ्रेंचाइजी के मालिक को दे दिया जाता है। मतलब साफ है कि आईपीएल बीसीसीआई और टीम मालिक दोनों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। दोस्तों, ये था आईपीएल का मोटा मोटा बिजनेस मॉडल। अब इसी वीडियो में यह भी समझ लेते हैं कि आईपीएल प्लेयर पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों, हर साल जब भी आईपीएल का नया सीजन शुरू होता है तो उससे पहले ऑक्शन होता है, जिसमें खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाती है और इस ऑक्शन में कैप्ड, अनकैप्ड और विदेशी खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसमें कैप्ड प्लेयर वो होते हैं जिन्होंने भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली होती है। अनकैप्ड खिलाड़ी वो होते हैं जो स्टेट लेवल के होते हैं और ये स्टेट की अनुमति से ही आते हैं। प्रत्येक टीम में लगभग 18 से 25 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ी रखना अनिवार्य होता है और हर खिलाड़ी का अपना बेस प्राइस होता है। ये बेस प्राइस खिलाड़ी खुद तय करता है। यह बेस प्राइस 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक हो सकता है और यह बेस प्राइस इस बात पर निर्भर करता है कि पूरे सीजन में खिलाड़ी को कितनी सैलरी मिलने वाली है।
जब कोई टीम आईपीएल विजेता बनती है तो उसकी जो प्राइज मनी होती है वो टीम के मालिक और खिलाड़ियों में बंट जाता है और फ्रेंचाइजी जो भी पैसा पूरे आईपीएल से कमाता है उसका 20% उसे बीसीसीआई को देना पड़ता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल यह उठ रहा होगा कि कोई फ्रेंचाइजी खूब पैसा लगाकर अपनी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी रखकर एक शानदार टीम नहीं बना सकती। यह सवाल मुझे भी नहीं पता होता था, लेकिन जानकारी अर्जित करने के बाद इसका उत्तर मिला। दरअसल जब आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है तो प्रत्येक फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई की तरफ से सिर्फ 90 करोड़ रुपए की पर्स में दिए जाते हैं। इसका मतलब आपको इसकी रकम के अंदर खिलाड़ी खरीदने हैं। एक बात और, अगर इस रकम का 60% रकम खिलाड़ियों को रिटेन करने में ही लगा देती है या फिर 40% रकम से बोली लगती है तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि पर्स वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि साल 2021 में सभी फ्रेंचाइजी को 85 करोड़ का पर्स वैल्यू दिया गया था, जिसे 2022 में 90 करोड़ कर दिया गया। तो इस तरह आईपीएल के खिलाड़ियों को सैलरी मिलती है। अब समझते हैं आईपीएल में रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, जिसमें पहला है ब्रॉडकास्टर मीडिया राइट्स। दोस्तों, आईपीएल में रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टर मीडिया राइट्स से आता है। बीसीसीआई 60 से 70% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर मीडिया राइट्स को बेचकर ही करता है। जब साल 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तो इसके सारे मैच सोनी सेट मैक्स पर ही क्यों आए, ऐसा आपने सोचा होगा। दरअसल बीसीसीआई ने सोनी चैनल को साल 2008 से 2017 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे थे। तब इसे सोनी ने 8200 करोड़ रुपए में खरीदा था। फिर साल 2018 से 2022 तक आईपीएल के सारे मैच स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाए गए। मतलब यह कि इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 2018 से 2022 तक स्टार चैनल ने 16,347 करोड़ देकर 5 सालों के लिए खरीदा। दोस्तों, आईपीएल की लोकप्रियता ही ऐसी है कि जितना पसंद इसे भारत में किया जाता है उतना विदेशों में भी, क्योंकि इसमें विदेशी खिलाड़ी भी जो खेलते हैं और इसीलिए विदेशी स्पोर्ट्स चैनल को भी बीसीसीआई आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बेचती है। एक आंकड़े के अनुसार आईपीएल लगभग 140 देशों में देखा जाता है और इन सभी देशों में राइट्स बेचे जाते हैं। इतना ही नहीं, आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी बेचे जाते हैं, जैसे हॉटस्टार और जियो टीवी। साल 2022 में बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्ट मीडिया राइट्स बेचकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरा है स्पॉन्सरशिप। आपने टीवी पर देखा होगा कि जब आईपीएल मैच शुरू होता है तो कहा जाता है आप देख रहे हैं डीएलएफ आईपीएल, टाटा आईपीएल, बस यही स्पॉन्सरशिप का खेल है। इसी में सबसे पहले आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बीसीसीआई को मोटा अमाउंट देती है, वो इसलिए कि उन्हें कंपनी का नाम बार बार बोला जाए। साल 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स डीएलएफ के पास थे। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने बीसीसीआई को 40 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद 2013 से 2017 तक इसे पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए देकर खरीदा था, लेकिन मैच फिक्सिंग के कारण पेप्सी ने 2015 में अपना टाइटल स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया था। फिर 2016 से 2017 तक चाइनीज कंपनी वीवो ने 100 करोड़ में खरीदा था। वीवो ने 2018 से 2022 तक फिर से टाइटल स्पॉन्सरशिप 2199 करोड़ में दोबारा खरीदा था। दोस्तों, साल 2019 में वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस समय गलवान घाटी में चीन और भारत की सेनाओं ने आपस में तकरार हुई थी, जिसमें चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, जिसका विरोध भारत में खूब हुआ। इसके बाद 2020 में ड्रीम 11 ने 2022 करोड़ रुपए में खरीदा। 2021 में वीवो ने फिर वापसी की, लेकिन 2022 में टाटा ने इसे अपने नाम कर लिया। टाटा ने 2022 से 2023 तक इसे 670 करोड़ में खरीदा। यह हमने आपको इसीलिए बताया है कि कैसे बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी आईपीएल के भिन्न भिन्न स्रोत से पैसा कमाती है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई आईपीएल में ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के जरिए भी पैसे कमाती है। जैसे 2022 में बीसीसीआई को 220 करोड़ में ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से मिली। इसमें ड्रीम 11, क्रेड, रुपे, टाटा सफारी और आउटबॉक्स जैसे ब्रांड इसी में आते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई ने 2 नई टीमें बढ़ाई जिससे कमाई ज़्यादा हो सके। आपने खिलाड़ी और अंपायर की जर्सी में कई प्रकार के लोगो देखे होंगे। जर्सी पर ब्रांड लोगो दिखाने के लिए कंपनियां भारी रकम चुकाती है, जिससे आधा आधा हिस्सा बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी को जाता है। दोस्तों, जर्सी के बैक साइड यानी जहां खिलाड़ी का टी शर्ट नंबर होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। साथ ही कंधे, हाथ, पैंट और फ्रंट पर लगे लोगों की कीमत अलग अलग होती है।
अंपायर की जर्सी पर पेटीएम लोगो आपने देखा होगा। दरअसल पेटीएम ने 28 करोड़ रुपए देकर अंपायर स्पॉन्सर राइट्स खरीदे हैं। यह हिस्सा सिर्फ बीसीसीआई को जाता है। मैच के बीच में साइट स्क्रीन पर टाइम आउट के दौरान जो सीएट टायर लोगो दिखता है, सीएट ने साल 2022 में बीसीसीआई को 30 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ बाउंड्री पर चलने वाले विज्ञापन से भी बीसीसीआई को एक अच्छी कमाई होती है, जिसका कुछ हिस्सा फ्रेंचाइजी भी लेता है। अंत में आता है ब्रांड वैल्यू। एक आईपीएल टीम कितना पैसा कमाती है वो टीम की ब्रांड वैल्यू पर निर्भर करता है। जैसे मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू 2500 करोड़ के करीब है, तो चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपए है। बाकी टीमों की ब्रांड वैल्यू 500 करोड़ से कम है। टीम फ्रेंचाइजी को कमाई का जरिया और कई जगह से मिलता है। कई बार फ्रेंचाइजी अपनी टीम से विज्ञापन शूट कराते हैं, जो कि उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आईपीएल में टिकट भी पैसा बनाने का एक जरिया होता है। इसमें बीसीसीआई को पैसा नहीं मिलता, सिर्फ स्टेडियम एसोसिएशन और फ्रेंचाइजी आईपीएल टिकट के जरिए पैसा कमाती है। यदि किसी टीम का मैच होम ग्राउंड में होता है तो टिकट का रेवेन्यू ज़्यादा होता है। 80% टिकट का पैसा फ्रेंचाइजी और 20% एसोसिएशन रखती है। फ्रेंचाइजी मर्चेंडाइज के जरिए भी पैसा कमाती है। इसका मतलब अपनी टीम की जर्सी, टोपी आदि बेचकर फ्रेंचाइजी मोटा पैसा कमाती है। तो दोस्तों, हमने आपको वीडियो में यह बताने की पूरी कोशिश की है कि आखिर बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी आईपीएल से पैसा कैसे कमाती है। आपके पसंदीदा फ्रेंचाइजी टीम कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रिकॉर्ड्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।